मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम 68 बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको जितने से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम दे सकें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप उसे पेन और कॉपी लेकर के बैठें। जो तथ्य हम आपको बताएंगे वो आप लिखते चलेंगे। ये बहुत काम की जानकारी होगी और आने वाले एग्जाम में ना बहुत ही काम करेंगे। सॉरी, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो भी वीडियो आएंगे आप देख सकते हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन किसके हुआ था? तो कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के हुआ था। और ये कब आता है कैबिनेट मिशन? तो 1946। कैबिनेट मिशन कब आता है? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि प्रथम बैठक किसकी, जो ये बात चल रही है फर्स्ट बैठक की, प्रथम बैठक की बात कर रही है। तो प्रथम बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर को। कब होता है? तो 9 दिसंबर। इसे आप नोट करते चलेगा। प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इसके 2 दिन के बाद, इसकी क्या है, इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, इसको भी नोट कीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को ये इसका दूसरा बैठक होता है। और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष, ये कौन से अध्यक्ष हैं? तो ये हैं अस्थायी अध्यक्ष हैं। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, इसके कुल कितने अधिवेशन हुए? इसके कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका अधिवेशनों की संख्या याद रखिएगा 11 + 1 = 12। इसमें कुल अधिवेशन कितने हुए? तो 12 हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इसलिए इस दिन को जोड़कर संविधान में कुल अधिवेशन 12 माने जाते हैं, लेकिन कुछ स्रोत में इसकी संख्या 11 पाई जाती है। तो आपके एग्जाम में ना या तो 11 होंगे नहीं तो 12 होंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो 12 ही होगा। चलिए अगले फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान अंगीकृत कब किया गया, मतलब बन के तैयार कब किया गया? संविधान अंगीकृत कब किया गया? ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वन लाइनर फैक्ट में। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर, इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान कब किया गया था? संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और अंतिम बैठक इसका कब था? तो अंतिम बैठक की बात करें तो इसका लास्ट बैठक की बात करें तो था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इसका लास्ट बैठक था। हाँ, एक चीज आप इसमें याद आया, जैसे बता दें आपकी, इसमें कुल बैठक में जो महिलाओं की संख्या कुल थी तो फीमेल की संख्या कितना था? तो 15। फीमेल की संख्या कुल कितना था? 15 था। चलिए अगले फैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। वो कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया है? तो 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। आपको हम जैसे बताया कि इसके तीसरे दिन फर्स्ट बैठक कब होता है? 9 को होता है। दूसरा बैठक कितना होता है? 11 को होता है। और फिर तीसरा 13 को होता है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनता है? तो प्रस्तावना बनता है। एक चीज हम और आपको बता दें कि विभाजन से पूर्व, इसको 1 मिनट आपको हम फ्रेश पेज में बताने की कोशिश करते हैं। विभाजन से पूर्व यानी बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, विभाजन से पूर्व कितनी संख्या थी संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या? तो वो थी 389। संविधान सभा में बंटवारे से पहले कुल कितने मेंबरों की संख्या कुल कितनी थी? 389 था, जिसमें से उस वक्त जो था वो 92 जो थे वो देसी रियासत से थे, देसी रियासत से हुआ करते थे। और 292, जैसे नोट कर लीजिएगा, 292 जो थे वो 11 गवर्नर प्रांतों से थे और 4 जो थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से हुआ करते थे।
और विभाजन के पश्चात कितना सीट बचा, क्योंकि इसमें से सीट तो पाकिस्तान में चला जाएगा कुछ। विभाजन 1947 के विभाजन के बाद, जो गठन तो 1946 में होता है कैबिनेट मिशन का, लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा हो जाता है। तो विभाजन के बाद सीटों की संख्या कुल कितनी बची, तो सीटों की संख्या विभाजन के बाद इंडिया में सीटों की संख्या कुल कितनी बचती है, 299, 299 सीटें होती है, ठीक ना। 299 में क्या इतना होता है, तो 229 जो थे वो देशी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होते थे, और 70 जो वो देशी रियायतों के हुआ करते थे। इसका चयन विधि पूछ लें तो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर सदस्यों को चुना गया था, और सदस्यों का चुनाव जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था। अतः यह चुनाव वयस्क मताधिकार पे नहीं किया गया था, वयस्क प्रांतों के आधार पर चुन लिया गया था। चलिए, इतने सारे फैक्ट है, इसे आप नोट करते चलिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को, इस चीज को नोट कीजिएगा, जुलाई अगस्त 1946 को। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। अंतरिम सरकार का मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वक्त जो चयन किया गया था सरकार का, उस वक्त वो कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को। ये डेटा आपको बहुत कम मिलने वाला है, इसे आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। हमने जैसे आपको बताया कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, और बनके कब तैयार हो गया था, तो 24 जनवरी को रेडी हो गया था, और कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, संविधान देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि 299 भारत विभाजन से पूर्व, और पूर्व कितने थे, 389। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप इसे रिवीजन करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के सदस्य निर्वाचित किए गए थे तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में, यानी एक सीट के लिए कितने चाहिए, एक संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य एक सदस्यों पे कितना होता था, तो 10 लाख, एक सदस्यों पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यवस्था की गई थी, 10 लाख किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जी हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसे आप याद कर लीजिएगा, पूरा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है इसका। पैथिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा कांग्रेसी और कांग्रेस भारत किसने कहा था, जैसे फिर से एक बार देखिएगा, संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत किसने कहा था, ये ऑस्टिन ने कहा था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले है, प्रथम भारतीय सचिव कौन थे, तो हेनरी स्टेले। ये फैक्ट है, इसे आप याद कर दीजिएगा, प्रथम भारत सचिव कौन थे, तो हेनरी स्टेले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है, संविधान होता है। चलिए इसके कुछ, संविधान बनने के बाद कुछ समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में भी कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, संविधान निर्मात्री के समय में आप इसे ध्यान से सुनिएगा और हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति तो B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति की बात करें तो ये कौन से, तो B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर थे। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास में कौन से थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पास में संघ शक्ति समिति हुआ करता था, राज्य संबंधित समितियां हुआ करता था, और संघीय संविधान समिति, ये जवाहरलाल नेहरू के पास में था। कौन कौन सा था, तो राज्य शक्ति समिति, राज्य संबंधी समितियां और संघीय संविधान समितियां थी। चलिए, वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल के पास में प्रांतीय संविधान समिति थी, और एक उनके पास में था मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अप्रवासित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति इनके पास में हुआ करता था। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद के पास में प्रक्रिया विशेषज्ञ, नियम संबंधित समितियां होता था, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तटस्थ समितियां होती थी, और संचालक समिति। इसमें से एग्जाम में 2 चीज पूछे जाते हैं, संचालक समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति।
बात कर ले तो एक क्वेश्चन आप बार बार पूछा जाता है कि झंडा समिति के बारे में आपने घटना चक्र भी पढ़ा होगा, तो झंडा समिति के बारे में व्याख्या की गई। तो झंडा समिति कब आता है, तो इसका गठन आप याद कर लीजिएगा। झंडा समिति जो आता है वो 23 जून, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। 1947 झंडा समिति जो होता है वो होता है 23 जून 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसमें और भी सदस्य हुआ करते थे, इसे आप नोट करते चलिएगा। आप इसे सुनिए और नोट कीजिए। अब्दुल कलाम आजाद, नोट कीजिए इसको, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, ए.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आप इसे रिपीट करते चलिए मेरे साथ। अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो देखिए, संविधान सभा में हुए चुनाव का परिणाम हुआ था और कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 15 थे। और एक चीज यहाँ पे झंडा समिति हो ही गया, तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन होता है, प्रारूप समिति का गठन जो होता है वो होता है 29 अगस्त को। प्रारूप समिति का कब होता है? तो 29 अगस्त को इसका गठन होता है, 29 अगस्त 1947। आपको ये पता होगा प्रारूप समिति, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? इसके सदस्यों की संख्या कुल 7 होते थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसके अन्य सदस्य भी थे, इन्हें आप गौर से सुनिएगा। गोपाल स्वामी अयंगर थे, अदाली कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, वी.एल. मित्र, पी.वी. खेतान। देखिए, मित्र की जगह पे कौन आते हैं? तो राघव जी आते हैं, और खेतान जी के जगह पे टी.टी. कृष्णमाचारी आते हैं। इन चीजों फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो वो संविधान है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का शासन चलता है और भारत में कोई भी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आती है तो वो संविधान के तहत ही आती है। संविधान की बात की है तो संविधान के बारे में कुछ तथ्य हम बताएंगे आपको, आप इसे बहुत आराम से सुनिए। चलिए, संविधान की पहली बैठक, जिसे हम बताया था, पहली बैठक संविधान की कब होती है? तो पहला बैठक 9 दिसंबर। पहली बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हुआ करते थे। और संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगता है। प्रारूप पे बहस कितना हुआ? तो 114 दिन होता था। कुल व्यय, इसे आप नोट कर लीजिएगा, कुल व्यय जो था वो 63,96,729 रुपया, ये इनके पूरे खर्च लगे थे। ठीक है, कुल वाचक कितना हुआ था? 3 हुआ था। संविधान अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए, इतने सारे तथ्य आपके बहुत काम के हैं, इसे आप नोट करते चलिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, कहां से? जर्मनी से। आपात उपबंध कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। चलिए, इसके बारे में हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के कहां से? तो वाइमर संविधान से लिया गया है इसे। ठीक है, इसे संविधान से लिया गया है। 1 मिनट इसे हटा लो। चलिए, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि ये भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है, और वाइमर संविधान से लिया गया। कुछ और स्रोत भारत पे कहाँ से लिए गए उनके बारे में थोड़ा सा तथ्य हम बताते हैं, और आप इसे अधिक गौर से सुनने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहले बात कर लेते हैं यूएसए से। बात कर लेते हैं यूएसए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए। चलिए, पहले उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया था। न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी यूएसए से लिया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से लिया गया था। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया था। राष्ट्रपति पे महाभियोग यूएसए से लिया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध भी यूएसए से ही लिया गया था। आगे बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो आगे बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पहला है, विधि का शासन दूसरा हो गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली तीसरा हो जाएगा, चौथा में एकल नागरिकता, पांचवा में द्विसदनीय प्रणाली, छठा में विधायी प्रक्रिया,
और 7वां में संसदीय विशेषाधिकार, और 8वां की बात करें तो परमाधिकार लेख। और कितने सुनोगे यार, बहुत हो गया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत है। चलिए अब रूस की बात कर लेते हैं, तो रसिया की बात कर लेते हैं। जो हमारे रसिया से हम क्या लिए हैं, तो मूल कर्तव्य ले लिए हैं, और रसिया से हम क्या लिए हैं, तो मूल कर्तव्य लिए गए। और मूल कर्तव्य मतलब न्याय के शब्द जो करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आपको प्रस्तावना में मिलते हैं। ये कहाँ से लिया गया, सबसे पहले देखने को मिलता है, तो ये रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समानता की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, सब ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। बात करें इसी क्रम में कनाडा से, तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, याद रखिएगा सीधा संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। ये किसका है, कनाडा का है। चलिए आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ही लिया गया है। एक और फैक्ट इसमें नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान सभा की व्याख्या और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, फिर से सुनिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या था, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यही बात कर ले जापान से, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। चलिए इतने सारे फैक्ट आपके काम के आए होंगे, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का लिया गया है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है, तो ए.के. मुंशी ने कहा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है, तो ए.के. मुंशी ने कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, अनुच्छेद 32 को। यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि उद्देशिका के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रस्तुत कब हुआ था, हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं, तो इसका प्रस्तुतिकरण कब हुआ था, तो प्रस्तुति हुआ था इसका 13 दिसंबर को। इसका प्रस्तुत कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत कर दिया गया था, ठीक ना, ठीक। और प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू। और अंगीकरण मतलब स्वीकार कब कर लिया गया था, तो ये नोट आप कर लीजिएगा, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा है, सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। अगले क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। इसे फिर से मेरे साथ बोलते चलिए आप, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। और हमारे उद्देशिका क्या क्या है, तो थोड़ा सा एक लाइन हम बोल देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एकत्र द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है। यही प्रस्तावना है और इसे आप कोशिश कीजिएगा याद करने का, ये याद करना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी चट्टान की तरह है। किसका ये है, तो सुभाष कश्यप कथन का। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी चट्टान की तरह। इसलिए किसने कोट दिया था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या होता है, तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का
क्या होता है, तो संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम होता है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। चलिए संसदीय शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा इधर फैक्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए शासन प्रणाली दो तरह का होता है। शासन प्रणाली कितने तरह का, शासन प्रणाली दो तरह का शासन प्रणाली हुआ करता है। पहला तो प्राचीन रूप से और एक आधुनिक रूप से, दोनों तरफ से हम लोग बात करेंगे, प्राचीन और आधुनिक रूप से। प्राचीन के रूप में बात करें तो प्राचीन रूप में तो आप देखते होंगे राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का मालिक कौन होता था, शासक हुआ करता था, और शासक कौन होता था, राजा होता था। इसी चीज को एकदम गौर सुनिएगा, आपको मेंस राइटिंग में भी बहुत काम आएंगे। प्राचीन रूप से आप देखेंगे तो वहां पे राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में शासन कैसा होता था, शासक करता था, और शासक कौन हुआ करता था, राजा होता था। और राजा की बात करें तो वहां पद जो होता था वो हेरिटेज चलता था, मतलब ऊपर से, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे करके ही चलता था। वहां पे सत्ता का स्रोत जो था वो स्वयं राजा ही हुआ करता था। उदाहरण के तौर पे देख ले तो अभी भी वो बात आपको देखने को मिलेगा। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देशों में ये चीज देखेगा प्राचीन रूप से सभ्यताओं का। यहाँ पे और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको हम बैठाते हैं। आधुनिक रूप से बात करें तो लोकतंत्र, आधुनिक रूप से बात करें तो लोकतंत्र में शासक जो होता है वो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, यह पद की आधारिता एवं सत्ता का स्रोत जनता ही हुआ करता है। यहाँ पे है उदाहरण के तौर पर तो भारत जो है वो आधुनिक रूप से लोकतंत्र है, और अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा, कनाडा, फ्रांस, ये सब जो है वो ये सब आधुनिक रूप से है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मुख्य रूप से बात करें तो दो रूप तरह से होता है, एक होता है अध्यक्षीय, एक होता है संसदीय। अध्यक्षीय की बात कर ले तो देखिए अध्यक्षीय में होता है कि राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष भी सरकार का प्रमुख होता है, और ये दोनों मिलकर बनता है राष्ट्रपति। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, और शासनाध्यक्ष में सरकार का प्रमुख होता है, और दोनों मिलकर बनता है राष्ट्रपति। राज्य का वास्तविक प्रमुख जो होता है, सबसे उदाहरण देख लो यूएसए में, वहां सब चीज कौन देखते हैं, तो राष्ट्रपति देखते हैं। और भारत की बात कर ले यहाँ पे तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, यानी राष्ट्रपति और राजा होता है, लेकिन राज्य का नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। लेकिन शासनाध्यक्ष जो सरकार का प्रमुख होता है, और वो प्रधानमंत्री होता है जो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। सबसे उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। भारत में कैसी है, तो शासनाध्यक्ष सरकार के प्रमुख होता है, और वो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। और नाम मात्र का कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक ना, नाम मात्र का कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि राज्य शब्द आपको बार बार परेशान करता होगा। तो राज्य, कोई भी राज्य कब कहलाएगा, एक चीज आप नोट कीजिएगा, कोई भी राज्य कब कहलाएगा तो उसके पास में चार चीजें होनी चाहिए। ये बीपीएससी में पूछा गया है, इसी चीज को आप नोट कीजिएगा। कोई भी राज्य बनने के लिए उसे चार चीज होना चाहिए। पहले तो होता है संप्रभुता, संप्रभुता, उसके अंदर क्या होना चाहिए, राज्य बनने के लिए संप्रभुता होनी चाहिए। उसके बाद एक होना चाहिए सरकार, संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए, उसके अंदर भूभाग होना चाहिए, भूभाग, और एक क्या है, तो जनसंख्या। एक क्या है, जनसंख्या, एक क्या है, जनसंख्या है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से पूछेंगे, इनमें से कौन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, जैसे हम आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जो आपको कहां देखने को मिलता है, तो यूएसए में। कहां देखने को मिलता है, तो यूएसए में संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलते हैं। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को किसे माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है। चलिए, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है तो जनता, कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते ही, और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही भारत के शासन को देखता है, तो इसलिए ये कहे जाते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने कहा था। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। इसे याद कर दीजिएगा, ये स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। अब भारत को अर्ध संघवाद किसने कहा था, अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था, केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था संसद के द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था, संसद के द्वारा पारित किया गया। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत अधिकार प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। भारत में नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। ठीक है,
और चलिए थोड़ा सा नागरिकता के बारे में बात करें तो नागरिकता जो है भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में दो तरह के लोग होते हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही तरह का नागरिकता आपको मिलता है। नागरिकता की बात करें, नागरिक आर्टिकल 5 में देखो संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता था वो उसके बाद में बात करते हैं। अनुच्छेद 6 के बाद में करते तो पाकिस्तान से जो भारत प्रबंधन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान को प्रबंधन करने वाले मतलब पाकिस्तान से भारत आते हैं तो 6 और यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं तो आर्टिकल 7 काम करता है। आर्टिकल 8 की बात करें तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देने की बात की गई है। विदेशी राज्य का नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 9 की बात करता है और आर्टिकल 10 में नागरिकों के अधिकारों को बना रहता है और आर्टिकल 11 से संसद इससे संबंधित कानून इस पे बना सकता है। संसद इस पे क्या कर सकता है, इस पे कानून बना सकता है। दूसरी बात देख लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है। तो नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जाती है। नागरिकता कितने तरह से, तो 5 तरह की नागरिकता प्राप्त की जाती है। पहले तो जन्म से, और दूसरे वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समालेखन से। जैसे अर्जित भूमि के समालेखन से जैसे सिक्किम राज्य को मिलाया गया तो वो वहां से अर्जित भूमि के। उसमें एक क्वेश्चन आता है, बैंक में पैसा जमा करने से क्या नागरिकता मिल जाती है देशी बैंकों में, तो नहीं। और सरकार द्वारा वंचित किया जाता है नागरिकता, तो उसके भी 2 कारण है। पहले किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी आर्टिकल 9 आपने पढ़ा है अभी, किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करने पे भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएंगी। और दूसरा, नागरिकता त्यागने पर आपको ये चीज हो सकता है, भारतीय नागरिकता का लोप देखने को मिल सकता है। अब भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों का उल्लेख किया गया भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है जी एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो आपको यहाँ पे 7 वर्ष रहना होगा। कितने वर्ष रहना होगा, 7 वर्ष यहाँ पे बिताने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, ये फैक्ट है 11 दिसंबर 1946 को, इसे रट्टा मार लीजिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भारतीयता के बारे में उपबंध है, अनुच्छेद 8 के बारे में करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य का नागरिकता हो जाता है या नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 9 कहता है, जैसे आपको पहले हमने बात किया है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बारे में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। तो फिर से सुनिएगा, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है, वह है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल्याणकारी राज्य सीधा आप लोग टिक आउट कीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व नहीं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है वो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में है और ऑप्शन ई यहाँ पे काम कर जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। संसद में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष 1976 में किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य थे, वो 12 थे। स्वर्ण सिंह समितियों में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो वो 12 हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने में गठित समिति का नाम क्या हुआ करता था, तो है JVI वर्मा समिति, JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति है। 36 से आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व कितने, 36 से 51 है और ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोक कल्याण की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव है। प्रवृत्ति कैसा है, तो इसका सकारात्मक एवं गैरवाद योग्य अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और क्या है, तो राज्य को दिया गया निर्देश है ताकि विधि निर्माण के लिए इस तथ्यों को लागू करे। बस इतना ऐसी बात है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते थे, तो स्वर्ण सिंह समितियों में कुल 12 सदस्य हुआ करते थे। स्वर्ण समितियों में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 12 समिति हुआ करते थे। और मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मूल कर्तव्य जो होता है भाग
भाग 4 के क में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51 के में भारतीय संविधान में लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। अनुशंसा जो होता है स्वर्ण सिंह समिति ने किया था और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था, मतलब एड ऑन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य हैं। और 11वें मूल कर्तव्य कब आता है तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ लिया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित नाम क्या है, GS वर्मा समिति। और भारत में तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके, राष्ट्रपति के पास में है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर भर देनी चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, मद या त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण या रिक्त होने के कारण पर या तो उपराष्ट्रपति आएंगे, नहीं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग और कुछ भी तथ्य और फैक्ट लेके आएंगे। चलिए आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू, और आप लोग का प्यार बना रहेगा। चलिए थैंक यू।